नमस्ते। मैं मनोज मिश्रा जमशेदपुर से। मैं मानवाधिकार के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। लगभग 25 वर्ष हो गए मुझे काम करते हुए। हम लोग जब किसी मामले में जाते हैं, कोई पीड़ित हमें बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, तो उनके पास हम जाते हैं, हमारी टीम जाती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कई बार कि जो पीड़ित पक्ष होते हैं या जिन पर घटना घटती है, कई बार थाने में वो ढंग से एफआईआर भी नहीं लिख पाते। उनके एफआईआर में बहुत कमी रहती है और अक्सर हमें शिकायत मिलती है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया या पुलिस किसी दबाव में है शायद, इसीलिए जो आरोपी पक्ष है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उनका अरेस्टिंग नहीं हो रहा है। कई बार हम सुन तो लेते हैं लेकिन हमें समझ में आ जाता है, हम समझ जाते हैं कि कहीं न कहीं तकनीकी मामले सामने हैं, जिस कारण से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है या कार्रवाई करने से बच रही है। कई बार हम जाते हैं थाने में, देखते हैं कि ढंग का एफआईआर भी नहीं लिखा रहता है और कई बार बातों को रख नहीं पाते हैं जो पीड़ित पक्ष होते हैं। तो ऐसे में हमें जानना जरूरी है हमारे पास न्याय व्यवस्था क्या है, कौन कौन सी धाराएं होती है, पुलिस कैसे काम करती है, सीआरपीसी, आईपीसी या एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम के तहत, या न्यायालय में किस तरह से काम होते हैं, जज साहब किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन सी न्याय की पुस्तकें हैं, उसमें क्या क्या लिखा गया है। हम इन बातों से बहुत अनभिज्ञ होते हैं और हमें लगता है कि बस कोई घटना घटी है और पुलिस को बोलना है और पुलिस जो कार्रवाई करती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि हम लोगों को जैसे मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ फील्ड में, ऐसे लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं या जिनको इस तरह से सामना पड़ता है हमेशा लोगों से मिलने जुलने का या इस तरह से केस मुकदमे से जुड़ने का, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, तो हम लोगों को आपस में बात करनी चाहिए और कुछ कानून के बारे में जानना भी चाहिए और अपने आसपास के लोगों को बताना भी चाहिए। हम लोग लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, लीगल अवेयरनेस, और लोगों को कानून के बारे में बताते हैं। तो आज से मैं एक बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। मैं आग्रह करूँगा कि ये वीडियो को जब मैं अपलोड करूँगा तो जो लोग देखेंगे वो कम से कम शहर का नाम और अपना नाम जरूर बताएंगे, और जो ज़्यादा अनुभव रखते हैं कानून के क्षेत्र में, वकील साहब लोग तो रखते ही होंगे क्योंकि उनका तो पेशा ही है, लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अनुभव रखते हैं तो कम से कम साझा करेंगे, किसी घटना के बारे में बताएंगे वीडियो बना करके या लिख करके, और उसमें उन्होंने कैसे इस केस से अपने आप को अलग किया या सफलता पाई, लोगों को न्याय दिलाया, वो बताएंगे। तो शायद इससे हम लोगों को भी कुछ सीखने का अवसर मिलेगा और हम लोग एक टीम भी के रूप में काम कर पाएंगे। आपके शहर में कुछ हो रहा है तो अगर मुझे खबर मिलती है तो मैं आपको बता सकूँ, आपका मदद ले सकूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी मदद की ज़रूरत है तो आप मुझे घटना के बारे में बता सके तो मैं भी आपको हेल्प कर सकूँगा। हमारी टीम आपके काम में सहयोग करेगी। तो चलिए हम लोग आज से शुरू करते हैं एक सिलसिला। हम लोग सीआरपीसी, आईपीसी जो अब ख़त्म हो चुका है, जैसे कि आप जानते हैं सीआरपीसी 73 से इसे पारित किया गया था और ये अप्रैल 74 से पूरे देश में लागू है, और उसी तरह से ये अब समाप्त हो गया है। नए कानून के तहत इसे हटा दिया गया है और जुलाई 2024 से 1 जुलाई 2024 से बीएनएस और साक्ष्य अधिनियम जो है वो लागू माना गया है। बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस मतलब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। ये कानून अब से देश में लागू है 2024 से। तो पहले हम लोग समझते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, क्यों ऐसा करना पड़ा है और इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अंतर क्या है। तो जैसे आप जानते हैं सीआरपीसी में कुल 484 धाराएं थे और 37 अध्याय थे।
जो BNSS में 531 531 धाराएं हैं और 39 इसमें अध्याय हैं। ठीक है। इसमें BNSS में कई प्रावधानों को बहुत ही सरल बनाया गया है और न्याय प्रक्रिया को में तेजी लाए ऐसा प्रयास किया गया है, न्याय प्रक्रिया में तेजी हो। जैसे कि 154 में थाने में केस लॉज होते हैं। जब आप केस दर्ज कराने जाएंगे थाने में तो आर्टिकल 154 में जो लॉज होते थे CRPC में, अब वो BNSS में 173 में लॉज होंगे। तो अब आप लोग बताएं, जैसे कि मैं एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ, बहुत ही सरल साधारण घटना है और मुझे सोशल मीडिया से ही ये मिला है। किसी ने इस घटने के बारे में अपने पॉडकास्ट में बताया था, तो मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि इस तरह की घटना को लोगों को जानना चाहिए, कैसे लोग हैंडल करते हैं। घटना ये है कि न्याय नाम शायद पॉडकास्ट में जिन्होंने इस केस का जिक्र किया है उन्होंने नाम नहीं बताया है, नाम को चेंज कर दिया है, तो मैं भी उनका सम्मान करते हुए नाम नहीं बताऊंगा। और एक सिर्फ आप घटना समझिए, एक लड़का है और एक लड़की है, उनकी शादी होती है, नई नई शादी होती है और लड़का जो है वो मुंबई में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और वो शादी के बाद एक आध महीना साथ में रहता है अपनी पत्नी का और जॉब में वो मुंबई चला जाता है। इसी बीच 2-3 महीने के बाद वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ से निकलना मुश्किल होगा क्योंकि मैं जॉब में हूँ और बार बार छुट्टी लेकर के नहीं आ सकता और मुझे ऐसा लगता है कि तुमको तो मेरे साथ ही रहना चाहिए। अब तुम मेरी पत्नी हो तो वहाँ कहाँ रहोगी, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अब मुंबई आ जाओ। तो लड़की कहती है कि मैं कैसे आ पाऊँगी अकेले, तुम आ जाओ छुट्टी लेकर के मुझे ले जाओ। तो लड़का कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें टिकट भेज दे रहा हूँ और तुम स्टेशन में आ जाना, फलना गाड़ी पकड़ लेना, फलना ट्रेन, और ट्रेन में बैठ जाना और सीधा सीधा तुम मुंबई पहुँच जाओगी और मैं वहाँ तुम्हें स्टेशन में पिकअप कर लूँगा, बस यही तो करना है। तो लड़की कहती है कि ठीक है, मुझे डर तो लग रहा है लेकिन मैं प्रयास करती हूँ। और फिर टिकट वो भेज देता है और लड़की जिस दिन की टिकट होती है वो जाती है प्लेटफॉर्म में और वहाँ से उसी ट्रेन में बैठ जाती है जिसका टिकट वो भेजा था और सीट में बैठ जाती है। लड़का फ़ोन करता है कि भाई गाड़ी में बैठ गई, तो बोलती है हाँ बैठ गई गाड़ी में। तो फिर वो एक इंस्ट्रक्शन देता है कि अगल बगल से ज़्यादा बात मत करना, कोई कुछ दे तो मत खाना और बस अपना नाश्ता पानी जो भी तुम लेकर आई हो उसमें ही रहना और आराम से तुम आ जाना। लड़की बोलती ठीक है। अब ये ट्रेन चलती है, बीच बीच में अपने हस्बैंड से बात भी करते रहती है कि सब ठीक है, मैं चल रही हूँ। ठीक सामने उनके सामने जो सीट है उसमें 2 लड़के बैठे हैं, लड़का। अब वो लोग बात कर रहे हैं और हंसी मजाक भी कर रहे हैं, कुछ खा पी भी रहे हैं और बीच बीच में इनसे भी लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत देर तक तो ये अनसुना करती रही, जवाब नहीं दिए, लेकिन धीरे समय बीतता गया और ये थोड़ा क्लोज होती गई और वो लोग इनको दीदी कह रहे थे। हर बात में दीदी कैसी हो, दीदी कहाँ जा रही हो। तो इनको लगा कि जो लड़का है उनका कोई गलत इरादा नहीं है, बहन जैसा ही वो ट्रीट कर रहे हैं। और जब कुछ खाने को निकालते वो लोग तो अक्सर वो बोलते दीदी तुम भी लो ना, तो ये हमेशा मना करती रही। ऐसा करते करते वो ट्रेन से आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते वो मुंबई के आसपास पहुंच गए। जब उनकी ट्रेन करीब 100-150 किलोमीटर के आसपास रही होगी तो उन्होंने अपने हस्बैंड से फ़ोन किया कि मैं बस करीब आ गई हूँ और थोड़ी देर में मैं मुंबई पहुँच जाऊँगी। तो हस्बैंड कहता है ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। इसी बीच जब अंतिम 175 के आसपास किलोमीटर ट्रेन जब पहुंची होगी तो लड़कों ने चाय वाले को बुलाया और चाय मांगा उनसे और
वो 2 लड़के थे, उन्होंने 3 चाय मांगा और फिर बोला कि दीदी कम से कम चाय तो पी लो, इतने देर हम लोग सफ़र किए, तुमने हमने कई चीज़ खाया, तुमसे कई बार बोला भी कुछ ले लो, तुम तो ली नहीं। अब अंतिम में हम लोग तो यहाँ से निकल जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, तो कम से कम चाय तो पी लो, हमारा दिल रख लो। तो नहीं चाहते हुए भी ये मना नहीं कर सकी और चाय पी ली। जैसे ही चाय पी लड़की बेहोश हो गई। अब इसके बाद लड़की को होश नहीं है। जब लड़की को होश आता है और जब वो उठती है तो देखती है कि वो किसी कार में है और वो मुंह उनका बांधा गया है और वो कार में स्पीड से जा रही है गाड़ी, और उसके अंदर वो बैठी है और 2 लड़के सामने में है। अब वो चिल्ला भी नहीं पाते हैं, हाथ भी उनका बांधा हुआ है। इसी बीच जब कार रुकती है तो मालूम पड़ता है कि किसी कोठा में, किसी वेश्यालय में उनको ले जाया गया, अनजान जगह में। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी जो अर्धनग्न कपड़े पहने हुई थी। देख करके लग रहा था कि ये वही जगह है, और उस लड़की को वहाँ पर छोड़ दिया गया और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। ये बाद में मालूम पड़ा उनको कि उनको 45,000 में शायद बेच दिया गया था, ऐसा उनको बाद में मालूम पड़ा। तो निकल गए। अब इसके बाद लड़की वहाँ पहुँच गई। इसके बाद लड़की बहुत परेशान हुई, बहुत विरोध की, लेकिन वहाँ से निकलना मुश्किल था। उनको इंजेक्शन दिया गया, प्रताड़ित किया गया, बहुत दिनों तक उनको मारा पीटा गया, यातना दिया गया। बाद में उनकी जो और भी लड़कियाँ थी जो वहाँ मौजूद थे पहले से, उन लोगों ने समझाया कि भाई यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इन लोग चंगुल में जो पड़ते हैं वो निकल नहीं पाते हैं, और हम लोग अब कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तुम भी कंप्रोमाइज़ कर लो, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। लड़की अब क्या करती, कुछ बोली नहीं और वो उनकी बात मान ली। अब क्या होता है कि पहला दिन जब वो तैयार होकर निकलती है तो एक कस्टमर आता है वहाँ पर। तो जो कोठे वाली होती हैं वो उस लड़की को, उसकी फ़ोटो को दिखाते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर को पसंद आता है। तो कस्टमर उनके साथ रूम में जाते हैं। जैसे ही कस्टमर रूम के अंदर दाखिल होता है और रूम बंद किया जाता है, लड़की उसके पैर में गिर जाती है और बोलती है, अंकल मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, कृपया मुझे बचा लीजिए, मैं इन लोगों के चंगुल में फंस गई हूँ और आज पहला दिन है, आप पहला है मेरे लिए, भगवान बनकर के आए हैं, आप मुझे बचा लीजिए। और रोने लगती है उसके पैर में गिर करके। तो सज्जन को बहुत दया आ जाती है। नहीं चाहते हुए भी वो बोलता है, ठीक है मैं क्या करूँ, मैं तो ऐसी जगह में हूँ कि मैं मदद भी नहीं कर सकता हूँ, अगर इन लोग को मालूम पड़ जाएगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। तो कहती है सिर्फ कि मुझे मेरे हस्बैंड से बात करा दीजिए फ़ोन पर बस। तो फिर वो लड़की की बात को मान जाते हैं और वो लड़का से बात कराता है फ़ोन पर। उनके हस्बैंड से जैसे ही बात होती है लड़की रोने लगती है और पूरा आप बीती बता देती है। लड़का कहता है कि जब तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें बहुत ढूंढता रहा, पूरे ट्रेन में ढूंढा, तो मैंने उसी स्टेशन में मुंबई में एक FIR लॉस कराया था वहाँ JRP थाने में। तो अभी तक कोई टेस्ट मिला नहीं है, तो तुम कहाँ पर हो बताओ। तो वो बोलती मुझे तो पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ, शायद ये अंकल जानते होंगे जो यहाँ आए हैं कस्टमर बन करके। तो फिर वो उनसे वो बात करके पूछते हैं कौन सी जगह है, तो वो बता देते हैं, लेकिन वो कहता है कि मेरे बारे में बताइएगा मत और मुझे दोबारा फ़ोन मत कीजिएगा। लड़का बोलता है ठीक है। इसके बाद वो बिना कुछ किए चला जाता है और बाहर में बोलता है कि आप बेकार कस्टमर लड़की दे दिए, मुझे पसंद नहीं आया और किसी को मत दीजिएगा, अच्छी लड़की नहीं है, ऐसा कमेंट करके वो निकल जाता है। इसके बाद अब वो लड़का जो उसका पति है अब तो ढूंढ रहा है, बहुत परेशान भी है कि जानकारी भी मिल चुकी है उसको कहाँ पर है। अब वो सोचता है कि मैं पुलिस को भेजूंगा तो शायद लड़की के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि पुलिस, बहुत सारे पुलिस ऐसे होते हैं जो उन लोग से मिले भी होते हैं, या कोई उनको खबर ना कर दे कि पुलिस आने वाली है, आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए, ऐसी लड़की है। तो बहुत सोच समझ के लड़का एक प्लानिंग करता है। यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि कैसे एक सरल तरीके से लड़के ने अपनी बीवी को भी निकाला और कामयाबी हासिल की।
वो लड़का एक कस्टमर के रूप में वो पहुंचता है उसी कोठा में। अब पहुंच करके वो आराम से पहले तो प्लानिंग करता है, जीआरपी थाना में जाता है जहां पर उन्होंने केस दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि भाई लड़की मिल गई है, आप लोग तो खोज नहीं पाया, मैंने खोज लिया है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा तो शायद कुछ मामला गड़बड़ा जाएगा। मैं पहले पता कर लेता हूँ, वहाँ पहुँचता हूँ, अब फिर मैं वहाँ से फ़ोन करूँगा, तो आप लोग मुझे साथ दीजिएगा। बड़े अफसरों से भी मिल लेता है लड़का और एक प्लानिंग के तहत तो जाता है कोठा में कस्टमर बन करके, और वहाँ पहुँचता है और पहुँच करके वो डिमांड करता है उसी लड़की का कि मुझे एक नई लड़की चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए जो नई हो। तो उन लोग बहुत सारे लड़के को दिखाते हैं, लेकिन ना ना करता है। अंत में उसकी जब वाइफ की फ़ोटो को दिखाया जाता थे, बोलते हाँ ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छी लड़की नहीं है, इसके बारे में अच्छा कमेंट नहीं है। तो बोलते चलेगा, मुझे वही चाहिए। जैसे ही वो रूम में दाखिल होती है, अपने हस्बैंड को देख करके बहुत खुश हो जाती है। उनके हस्बैंड सामने हैं, दोनों गला मिलते हैं। फिर वो लड़का बोलता है कि ठीक है, तुम निश्चित रहो, कोई टेंशन नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। फिर वो लड़का वहाँ से थाने में फ़ोन करता है, जीआरपी थाने में। फिर वहाँ से वो पूरी टीम को लेकर के, उन लोग बताते हैं कि थोड़ा लेट हो सकता है, तो ये बोलता है कोई बात नहीं, मैं जिस जगह में हूँ यहाँ घंटा के हिसाब चलता है, मैं 1 घंटा बढ़ा लूँगा, आप टेंशन मत लो, लेकिन आप लोग आओ। पुलिस तैयारी के साथ आती है। इसके बाद न सिर्फ उसकी बीवी को छुड़ाया जाता है, बल्कि वहाँ मौजूद कई लड़कियों को वहाँ से निकाला जाता है दलदल से, और उनको उनका घर पहुँचाया जाता है। और उसी समय मालूम पड़ता है कि इसको भी जो लड़के लाए थे उन्होंने से 45,000 में दे कर गए हैं। तो इस तरह से उस लड़के ने बहुत ही चालाकी से, दिमाग से, अपना बुद्धि से एक कामयाबी हासिल किया और अपनी बीवी को छुड़ाया। न सिर्फ बीवी को छुड़ाया बल्कि बहुत सारे लड़कियों को छुड़ाया। तो मेरा कहना है कि कानूनी समझ, जानकारी और चालाकी, होशियारी अगर किसी के काम आ जाए, किसी अच्छाई में काम आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से अगर कोई घटना आप लोगों को पता हो, सुन करके कहीं से, या आपने खुद से उसमें काम किया हो, तो कृपया बताएं, जैसे मैंने बताया है। और कैसे हम लोग एक टीम बना सके, जहाँ से भी आप लोग देख रहे होंगे, बताएं। हम लोग एक टीम बना करके काम कर सकते हैं। मैं तो झारखंड जमशेदपुर से हूँ, कोई कहीं से भी हो, एक टीम बना करके और ऐसा हम लोग आपस में मिलकर काम करें पूरे देश में, कि आप कहीं भी काम करते हो, बहुत बढ़िया तरीके से करते हो, अच्छी बात है, मैं भी कर रहा हूँ और भी लोग करते होंगे, तो एक दूसरे का सहारा बने। मेरे पास कोई ऐसा केस जो आपके एरिया का हो तो मैं कुछ मदद कर सकूं। मुझे कई बार बिहार से फ़ोन आते हैं, कई बार बंगाल से आते हैं, वहाँ भी कुछ केस है, थोड़ा देख लीजिएगा। बंगाल में लोग चले गए हैं और उनका एक परिवार झारखंड में है और यहाँ फंसा हुआ है। अब वो आदमी हमसे बात नहीं कर पा रहा है, बंगाल में वो फ़ोन कर रहा है अपने बहन को, भाई को, वहाँ से मुझे लोग फ़ोन करते हैं। तो कई बार होता है कि बंगाल का कुछ हेल्प लिया जाए, वो लोग वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, या मैं बंगाल जाऊँ। तो ऐसे में कैसे होगा कि हम एक दूसरे से अगर सपोर्ट ना लें। जैसे पुलिस अपने तरीके से किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में जाती है, तो वहाँ के थाने में संपर्क करके एक दूसरे का सपोर्ट लेकर के काम करती है। तो सामाजिक कार्यकर्ता भी अगर हम लोग चाहें तो ऐसा एक टीम बनाकर काम कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैं आपके सामने हूँ और हम लोग बात करते रहेंगे इस तरह से। सीआरपीसी को लेकर के, सीआरपीसी तो अब खत्म हो चुका है, बीएनएसएस को लेकर के, बीएनएस को लेकर के, साक्ष्य अधिनियम को लेकर के, मौलिक अधिकार को लेकर के, मानवाधिकार को लेकर के, क्या क्या कानून है देश में, क्या नया कुछ चल रहा है, या कोई सी घटना हमें प्रेरित करती है या हमें आहत करती है, क्या होना चाहिए, चर्चा करेंगे। आप भी बताइए, मैं भी बताऊंगा, और हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।